हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय राजपूत, योर मेंटर। तो आज एक नया लॉ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो दिस इज अवर थर्ड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ना आपने सुना भी होगा कि मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इन दिस लेक्चर और इन दिस 10 मिनट सो हम इस 10 मिनट के वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। ना इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये लॉ वैलिड है, कहाँ पर ये लॉ वैलिड नहीं है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे इन दिस 10 मिनट शो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो आप जस्ट हेडिंग दीजिए व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, कुछ बातें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, जैसे कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ना जॉन डाल्टन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ना एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी डाल्टन ने। हालांकि वो बात अलग है कि वो थ्योरी गलत थी, उसमें बहुत सारे पॉस्टुलेट, ऑलमोस्ट सभी पॉस्टुलेट्स ही गलत थे। ना कुछ तो सभी में लिमिटेशंस थी। तो डाल्टन ने क्या किया था, एक लॉ प्रपोज किया था जिस लॉ को उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अपन जानते हैं। ठीक है, तो पहले इस लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स when two elements combine to form more than one product or more than one compound, ना क्या बोल रही है लो, एक्चुअली इस लॉ का स्टेटमेंट है when two elements combine to form more than वन कंपाउंड, सॉरी ना, मोर देन वन कंपाउंड, ये लिखना भूल गया हमें, मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of one element, when two elements combine to form more than one compound, then mass of one element which combine with a fixed mass, which combined with a fixed mass of other element are in simple होल नंबर रेशियो। देखो, तुम्हें लग सकता है कि डेफिनेशन बहुत लेंदी कर दिया है मैंने, बट ये बहुत आसान और सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश करी है ना। वैसे ये स्टेटमेंट भी यही है जो जॉन डाल्टन ने जो दिया हुआ है ना, डाल्टन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जरूरी है कि वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड बनेगा तो मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां से चेक करेंगे ना। सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with a fixed mass of other element are in simple whole number ratio. फॉर एग्जाम्पल ना, बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से ना। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, बोले ठीक है सर, कि जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं कि दो कंपाउंड फॉर्म होंगे ना। यहाँ जो पहला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज वाटर, जो पहला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो वाटर है। अच्छा, जो दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है दैट इज H2O2, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन peroxide,
और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एक पेल ब्लू कलर कंपाउंड होता है। ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको ना। दिस इज अ पेल ब्लू कलर कंपाउंड। दिस इज अ पेल ब्लू कलर कंपाउंड। और दूसरी बात इस कंपाउंड की क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑलवेज केप्ट इन अ कलर्ड बोतल और इन ए डार्क प्लेस। सॉरी, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमेशा एक कलर्ड बोतल में और इन अ डार्क प्लेस में रखा जाता है। व्हाई? क्योंकि जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ता है या फिर जैसे ही इसको लाइट मिलता है, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ऑलवेज कैप्ट इन अ colored bottle और in a dark place। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो ऐसा नहीं कि अभी मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूं तो उसके बारे में यही पढ़ूंगा, नहीं। इस कंपाउंड के बारे में या इनके बारे में आप और कितना जान सकते हो ना, तो सारी चीज़ों को कंबाइन मिक्स करके हमें पढ़ना चाहिए, ताकि अब अगर ये कंपाउंड में दोबारा कहीं पढ़ूंगा तो मुझे तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस कंपाउंड की खास बात और है, इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, इवन नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच कंपाउंड कैन एक्ट बोथ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लिख भी सकते हो कि ये कंपाउंड दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात का क्या मतलब है? सर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, ना एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है ना। पहला प्रोडक्ट है वाटर दैट इज H2O और दूसरा प्रोडक्ट है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। बहुत ध्यान से सुनो, अगर यहां मैं देखता हूं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है? सर, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। या हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का मैंने लिया 16। अच्छा, इन हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर मैं चेक करता हूं तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 2। अच्छा, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास था दैट इज 16, तो 2 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना हो जाएगा? 32। अब बहुत ध्यान से सुनो ना, लॉ वहीं खत्म हो गया, सारी बात तो यहीं पे खत्म हो गई। When two elements combine to form more than one compound or more than one product, then the fixed mass of one element which combine with other mass or with other element, तो देखो हाइड्रोजन का मास यहां पर फिक्स है, इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, तो द फिक्स्ड मास ना, then the mass of one element which combine with the fixed mass of other elements are in simple whole number ratio। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ऑक्सीजन का जो मास है वो ऑलवेज एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, दैट इज 16:32। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं दैट इज 1:2। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये एक एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया है ना कि when two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element which combine with the fixed mass of other element are in simple whole number ratio। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर 2 ग्राम के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पहला कंपाउंड हमको मिलता है H2O, जहां पर रेशियो है 2:16। जब 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो वो कंपाउंड बना रहा है H2O2। यहां पर जो रेशियो आ रहा है वो 2:32 है। अब यहां देखा जाए तो मास ऑफ वन एलिमेंट तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया हाइड्रोजन। जो दूसरा एलिमेंट है जो कंबाइन हो रहा है विद द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, तो फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट के साथ कौन कंबाइन हो रहा है? वो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आई होप इससे ये वाला पार्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से देखना।
सो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो अगेन यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, अगेन यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि जो पहला कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा CO2 गैस, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जो दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा तो दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। दो ही पॉसिबिलिटी है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो दो पॉसिबिलिटी है कि सर एक या तो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या फिर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा ठीक है, यहां पर क्या मास रेशियो कंबाइन हो रहा है, तो अगर मैं मास रेशियो को देखता हूं इन फर्स्ट कंपाउंड, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो इन दिस कंपाउंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देन अगेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिकैप करो ना, सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या रिकैप करूं कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू प्रोडक्ट, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स मास क्या है यहां पर, सर यहां तो फिक्स मास कार्बन का है। द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर मैं यहां ऑक्सीजन का रेशियो कंपेयर करता हूं दोनों कंपाउंड्स में, तो अगेन 16:32, और अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो अगेन 1:2। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये एग्जाम्पल बहुत आसान और इजी हो जाते हैं, तो एक एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं जिससे आपका जो जितना भी डाउट है ना दिमाग में या कुछ भी रह गया है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो वो यहाँ से क्लियर करते हैं अपन। कैसे, देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस ना, कि सर जब भी नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल हैं। जैसे पहला कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नो नहीं है, बोले सर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नहीं, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड ना, मैं लिख भी देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो ना, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सर NO2 भी बन सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सर N2O भी बन सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, सर N2O4 भी बन सकता है। और क्या है पॉसिबिलिटी, दैट इज N2O5 भी बन सकता है ना। ये सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो अगेन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the mass of one element which combined with the fixed mass of other elements are in simple whole number ratio। कैसे, देखो भाई, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करता हूं तो इन दिस ऑक्साइड, अच्छा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 AMU होता है, एक एटम का मास 14 AMU, और एक मोल नाइट्रोजन का जो मास होता है दैट इज 14 ग्राम। अच्छा, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, बट एक 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूंगा तो 1 मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पर जो रेशियो आएगा दैट इज 14:16। अच्छा, अगर मैं यहां दूसरा कंपाउंड देखता हूं दैट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो अगेन यहां जो रेशियो आएगा दैट इज 14:32। अच्छा, थर्ड कंपाउंड को देखो भाई, थर्ड कंपाउंड N2O आ रहा है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको मैं लिखूंगा 28:16। अच्छा, N2O2 आ रहा है तो N2O2 को क्या लिखूंगा मैं, 28:64 ही होगा ना, O4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा दैट इज 28:80। अब बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत ज्यादा ना केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि when two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element which combine with fixed mass of other element। तो ये मैंने नाइट्रोजन को कंसीडर किया हुआ है और ये मैंने ऑक्सीजन को कंसीडर किया हुआ है।
अब मैं क्या करता हूं कि नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट कर देता हूं, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देता हूं। तो यहां 14 है, यहां 14 है, बट यहां पर कितना हो रहा है, बोले सर यहां पे तो 28 हो रहा है। एक काम करो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, दैट इज 14:8। यहां पर भी 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14:32। यहां भी 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 14:40। अब देखो when two elements combine, अब ये दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, then the mass of one element which combine with fixed mass of other element, तो अदर एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन कंसीडर किया है, तो नाइट्रोजन के मास को मैंने फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया, 14 14 14 14 एंड 14। अब ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन हो रहा है उसका रेशियो क्या है, उसे हमें देखना है। तो पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 16, दूसरे कंपाउंड में आ रहा है 32, तीसरे कंपाउंड में आ रहा है 8, अगले कंपाउंड में आ रहा है 32, अगले कंपाउंड में आ रहा है 40। अब अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई करता हूं तो 8 से डिवाइड करते हैं ना, सॉरी, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ना। आई होप ये पार्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो अदर एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन कंसीडर किया जिसका मैंने फिक्स मास कर दिया 14। आप चाहो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 14 हो जाएगा, ये 32, ये 28 हो जाएगा, 32, ये भी 28 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। मुझे एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। अब उस फिक्स एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, it will always be a simple whole number ratio. So this is the law of multiple proportion. Okay, सर ये law of multiple proportion मुझे समझ में आ जाता है ना, ये law of multiple proportion मुझे समझ में आ जाता है, बट आपने बोला था इसके भी कुछ limitations हैं, बिल्कुल ना, इसके भी कुछ limitations हैं। तो limitation की अगर मैं बात करता हूं तो जो पहला limitation है वो ये है कि this law is valid only for binary compounds. दिस लॉ इज ओनली फॉर बाइनरी कंपाउंड्स। अब बोले सर ये बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, बोले बाई। अब बाई मतलब काम वाली बाई नहीं, बाई मतलब टू ना। अब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में बाई, तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब कंपाउंड हैविंग टू एलिमेंट्स, कंपाउंड हैविंग टू एलिमेंट्स, कि सर दो ही एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे ना, तो वो बाइनरी कंपाउंड बनेगा। सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर बाइनरी कंपाउंड। जैसे ना, जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये बाइनरी कंपाउंड है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये भी बाइनरी कंपाउंड है ना, H2O2 H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो ध्यान रखना, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अगेन अभी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आ गया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो पहले आप उस लेक्चर को देख के आओ ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, Fe 0.95O, तो यहां तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली वैनेडियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो वैनेडियम ऑक्साइड में बहुत सारे कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल 0.8, ये पॉइंट नहीं है ना, कंफ्यूजन होगा, सॉरी, दिस इज वैनेडियम ऑक्साइड 0.8, वैनेडियम ऑक्साइड 0.9, वैनेडियम ऑक्साइड 1.3। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम फ्रैक्शन में है, बट ये तो स्टोइकियोमेट्री नहीं बोलती है ना। ऐसे टाइटेनियम ऑक्साइड के भी बहुत सारे कंपाउंड है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में TiO, इसके भी बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल है, ध्यान रखना। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर आइसोटोपिक कॉम्प्लिकेशंस। ये भी पॉइंट मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन किया है। सर ये आइसोटोपिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है, आइसोटोपिक कॉम्प्लिकेशन मतलब कि सर कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दो कंपाउंड पॉसिबल है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ रेशियो देखता हूँ तो रेशियो है 12:16,
अगेन यहाँ रेशियो है 12:32, लेकिन कार्बन के तो खुद सर 3 अलग अलग आइसोटोप पॉसिबल है, C12, C13 एंड C14। अगर C14 कंबाइन होगा तो रेशियो 14:32, 14:16। अगर C13 कंबाइन होता है तो 13:32 और 13:16। C12 कंबाइन हो रहा है तो हो जाएगा 12:32 एंड 12:16। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो अब यहाँ तो नहीं वो लॉ वैलिड हो रहा, आपने बोला था कि सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, अब तो नहीं आ सकता होल नंबर रेशियो। क्यों सर, यहाँ कार्बन 12 है, अब आप यहाँ कार्बन 13 ले रहे हो, यहाँ कार्बन 14, तो आइसोटोपिक कॉम्प्लिकेशंस के केस में दिस लॉ अगेन नॉट वैलिड। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है ना, क्या इसके लिमिटेशंस है और किसने ये दिया था, तो सारी बातें हमने क्लियर कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें हम सारे लॉज को 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।